सेक्शन डी का 32 क्वेश्चन जो आपके सामने दे रखा है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं इसको। अ मोटर बोट whose speed is 18 kilometer per hour in still water takes 1 hour to more to go 24 kilometer upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream। आपको बताना है, सबसे पहले स्पीड के बारे में आपको बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको एक चीज़ तो ध्यान से समझनी पड़ेगी। स्ट्रीम होता है हमारे पास, जैसे पानी जो चलता रहता है ना, उसको स्ट्रीम बोला गया है। यहाँ पे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम अगर मैं आपको बताऊं, उनको मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जो बोट है कि वो x किलोमीटर पर आवर से चल रही है। किसमें? स्ट्रीम की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान ली मैंने, ठीक है। अब जो बोट है, बोट जैसे सपोज करो ये कोई रिवर है, इसमें पानी जो चल रहा है। अगर कोई बोट एक होता है हमारे पास अप स्ट्रीम और एक होता है बच्चों डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जो होता है डायरेक्शन ऑफ वाटर को बोलते हैं, जिस डायरेक्शन में पानी चलता है उसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और अपोजिट डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। तो बोट की जो स्पीड में मान लेता हूँ, बोट स्पीड मैंने कौन सी बताई? अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम मैंने क्या बताया? अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आपको 18 किलोमीटर पर आवर दे रखी है स्पीड। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर आपको यहाँ पे दे रखा है। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा? भाई 18 तो मेरे पास टोटल है, उसके अपोजिट में चल रही है तो 18 माइनस के x हो जाएगा। देखो, जब अपोजिट में चलते हैं तो माइनस होता है, और जब सेम डायरेक्शन में चलती है तो स्पीड प्लस होती है। तो ऐसे ही मैं क्या करूंगा, बोट की स्पीड जो है बच्चों यहाँ पे डाउन स्ट्रीम बोलूंगा मैं, जो कि हमारे पास कितनी हो जाएगी? 18 प्लस के x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। तो आप सभी को पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ऐसे ही आपको ये भी पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन के स्पीड होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस मेरे पास जो है, टाइम निकाल रहा हूं मैं किसका? अप स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम टाइम जो कितना आएगा? डिस्टेंस मेरे पास कितना है? हमारे पास डिस्टेंस मेरे पास टोटल कितना है? 24। यहाँ पे बोला ना 24, देखो यहाँ पे देखो कितना दे रखा है? 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम दे रखा है, नहीं दे रखा है? तो मैं यहाँ पे इसको कितना मानूंगा? 24। और स्पीड अप स्ट्रीम की मेरे पास कितनी है? 18 माइनस के x। तो इतने आवर्स आ गया। ऐसे ही मेरे पास टाइम दिया डाउन स्ट्रीम का, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड फिर से लगाएंगे। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस मेरे पास उसका भी सेम है 24, पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 18 प्लस के x हो जाएगी, इतने आवर्स। अब यहाँ पे बोला गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। इसने बोला अ मोटर बोट हुज स्पीड 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर। वो 1 घंटे क्या लेती है? ज़्यादा लेती है। तो अगर मैं इसमें से बताऊं आपको, जो बड़ी स्पीड है हमारे पास, जो बड़ा टाइम है, बड़ा टाइम जो होगा मेरे पास, ये वाला बड़ा टाइम है। तो ग्रेटर टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बताऊं आपको, यहाँ पे अगर आप ऐसे बोला कि भाई 24 18 माइनस के x जो अप स्ट्रीम का टाइम है और जो ये डाउन स्ट्रीम वाला टाइम है, यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास टोटल 1 के बराबर है, क्योंकि वो एक 1 आवर क्या लेती है? ज़्यादा लेती है। यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो आप 24 ब्रैकेट में 18 प्लस के x आएगा, माइनस के 24 18 माइनस के x आएगा, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा हमारे पास यहाँ से। और 1 की मल्टीप्लाई इसकी टोटल जो हो जाएगी उधर की तरफ चली जाएगी, 18 माइनस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में 18 प्लस के x हो जाएगा। यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि मैंने सोल्व कर रखा है, तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास इस तरीके से। ब्रैकेट के इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें, इसमें इनको इधर उधर ले जाना, लेफ्ट राइट ट्रांसपोजिंग कर देना, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से। ठीक है ना? ये x की पावर 2 बचेगा यहाँ। क्लियर हो गई बात? तो जब आप इसको सोल्व करेंगे स्प्लिटिंग से, तो हमारे पास एक x का वैल्यू 6 निकल के आएगा और एक वैल्यू मेरे पास x का -54 निकल के आएगा। भाई ये तो नॉट पॉसिबल होता है, स्पीड नेगेटिव में तो आएगी ही नहीं, तो नॉट पॉसिबल वैल्यू तो हम नहीं लेंगे। तो हम बोलेंगे जो x है स्पीड का, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना था हमें, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो आएगा मेरे पास 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है, हम थोड़ा टाइम भी बचाना है क्योंकि पेपर का टाइम है, तो आप थोड़ा सा यहाँ से इनको सोल्व करना भी अच्छे से करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द 33 क्वेश्चन। इसमें बोला गया है आपको स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसमें आपको बीपीटी थ्योरम बेसिकली
प्रूव करके बताना है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसके दोनों, यानी 2.5 2.5 ईच। तो मैं आपको बीबीटी थ्योरम यहाँ पे सोल्व करना सिखाऊंगा सबसे पहले। तो आपको कैसे करना है, बड़े ध्यान से इसके स्टेप्स को अच्छे से समझ लेना है। देखो जो बीपीटी थ्योरम होती है, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं बीपीटी थ्योरम को हम, बीपीटी थ्योरम इज आल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। क्या बोलते हैं हम इसको, थेल्स थ्योरम। बात क्लियर होती है आपको यहाँ पे आपको बीपीटी थ्योरम की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल बना लेना है इस तरीके से। दिस इज द ट्राइंगल वी हैव। इसको आपको क्या करना है, दो पार्ट से इसको डिवाइड कर देना है। अब मैं इसका स्टेटमेंट आपको लिखवा देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। ए बी सी इनके पॉइंट आप एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो फाइनली मैं एक बार इसका स्टेटमेंट आपको बता दे रहा हूँ। इफ अ लाइन, या तो एग्जाम में ऐसे आएगा बस स्टेट एंड प्रूव बीपीटी थ्योरम को बताओ, या फिर इस तरीके से आएगा, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two side in distinct point, then the other two side are divided in the same ratio, इन द सेम रेशो। इसी थ्योरम को हम क्या तो बोलेंगे, या तो थेल्स थ्योरम बोलेंगे बच्चों, या फिर बीबीटी थ्योरम बोलेंगे। या तो इस तरीके से स्टेटमेंट आएगा या फिर डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो गिवन डाटा है इसी वाले डायग्राम से पूरा का पूरा काम होना है। तो इसका जो गिवन डाटा है हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। इसमें आप गिवन डाटा में सबसे पहले लिखेंगे भाई, एक तो ट्राइंगल एबीसी मुझे गिवन है जिसमें मेरे पास डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। ये दो देखो, दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल हो जाएगा। हमें जो प्रूफ करके बताना होता है इसमें, इन जो ये वाली जो साइड है यहाँ पे, ये वाली साइड एडी, एडी अपॉन में बीडी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू इन द सेम वे ए ई अपॉन में ई सी। ये हमें इसमें प्रूफ करके दिखाना होगा। क्लियर होती है बात। ये कैसे प्रूफ होगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बच्चों। कंस्ट्रक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ज्वाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले ज्वाइन करना पड़ेगा एक तो डीसी को, तो ये छोटे छोटे ज्वाइन कर लेना, ईसी को ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। और आप इसमें क्या करेंगे, ये बेसिकली ज्वाइन भी होता है और एक तरीके से परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो परपेंडिकुलर इनको हम मानेंगे यहाँ पे बेसिकली। तो ये परपेंडिकुलर मैंने बनाया, एक तो पी और एक क्यू। यहाँ पे परपेंडिकुलर का सिंबल आप बना देंगे सभी बच्चे, ठीक है। एक ये परपेंडिकुलर हमने बनाया। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में ऐसे कि ज्वाइन डीसी एंड, देखो हमने एक तो डीसी को ज्वाइन करा यहाँ पे, देखो डीसी को, और एक बी को एंड बीई कर दिया। उसके बाद डी क्यू जो है हमारे पास, दिस इज द डी क्यू। जो डी क्यू है ये परपेंडिकुलर है बच्चों किसके ऊपर, एसी के ऊपर। देखो ये पूरी की पूरी लाइन पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो डी क्यू परपेंडिकुलर ऑन एसी। इन द सेम वे में ईपी जो परपेंडिकुलर होगा वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ईबी मतलब ईपी वाला, ठीक है ना। ईपी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर। तो यहां से क्लियर हो गया। अब हम करते हैं इसका प्रूफ। जब हम इसका प्रूफ करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो डीई जो है पैरेलल है किसके, बीसी के। देखो ट्राइंगल जो है, अब आप अपने दिमाग में बैठा लो कि भाई ट्राइंगल जो है मेरे पास इस तरीके से बन रखा है। ये एक लाइन आपको यहाँ पे पैरेलल दे रखा है, ये ए बी सी। इसको थोड़ा सा दिमाग में डाल लो कैसे भी करके भाई। ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ये हमने ज्वाइन करा था जिसको मैंने पी और क्यू माना, और ये हमने इस तरीके से सोल्व करना है। तो देखो डीई पैरेलल है किसके, बीसी के पैरेलल है। तो आप बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई जो है, कौन सा, ये बी डी ई, बी डी ई, ये वाला देखना, मैं इसको थोड़ा सा कलराइज करूँ, ये वाला बी डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, सी डी ई, ठीक है। ये हमें क्या दे रखे हैं, इक्वल, इक्वल हो जाएंगे। अब पूछेगा क्यों हो जाएंगे, तो आपने पढ़ा था कि ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड, अब समझ में आ जाएगा, बिटवीन बिटवीन द सेम पैरेलल साइड, between the same parallel
आर इक्वल इन एरिया, आर इक्वल इन एरिया। तो देखो ये बेस और ये वाला पैरेलल लाइन, इस पे ही दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं, तो दोनों की दोनों पैरेलल लाइन है, तो दोनों के ट्राइंगल जब इसके ऊपर है तो इनके जो एरिया में भी क्या होंगे, ये इक्वल होंगे भाई। बिल्कुल बात सही है। यहाँ से ये वाला स्टेप आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें इंडिविजुअल एरिया निकालेंगे। जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, देखो इसमें ये दिख रहा है ना आपको, ए डी ई दिख रहा है, दिस इज अ ट्राइंगल। एडीई में आपको सभी को पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है। तो बेस हमारे पास क्या है, मैंने सपोज करो एडी बेस लिया, तो हाइट कितनी हो जाएगी मेरे पास, ईपी। भाई जिस पर देखो, जैसे ट्राइंगल है ना ये हमारे पास, एक नॉर्मल सी बात है, ए डी ई, बहुत बच्चे कंफ्यूज आते हैं, ये इसमें परपेंडिकुलर बना हुआ है, यहाँ पे बेस जहां पर होगा उसी के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो जैसे ये बेस एडी है तो हाइट कितनी हो जाएगी मेरे पास, ईपी हो जाएगी। क्लियर होगी बात। इसी तरीके से आपको क्या करना है दूसरे वाले ट्राइंगल का, ट्राइंगल बीडीई का। अब भाई बीडीई देखो कहां पर है, ये रहा बीडीई, दिस इज द बीडीई ट्राइंगल, देख रहे हो ना तुम यहाँ पे, दिस इज बीडीई। तो बीडीई का जब आप करेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगेन बेस हमारे पास कितना होगा बीडी, और हाइट हो जाएगा हमारे पास ईपी। इन द सेम वे एरिया निकालेंगे हम किसका, ट्राइंगल एडी का। एडी में आप हाफ इंटू बेस ए होगा, और हाइट हमारे पास डी की होगा, देख रहे हो। दिस इज द ट्राइंगल एडीई, ए डी और ई। ये देखना थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे ये वाला ए डी ई, ठीक है। ए डी ई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ई इंटू डी क्यू, अलग अलग तरीके से। तो फिर यहाँ से एक ट्राइंगल और बनता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, हाफ इंटू सी ई इंटू डी क्यू। अब देखो डी ई सी, भाई डी ई सी ट्राइंगल ये है हमारे पास, डी ई सी, दिस इज द ट्राइंगल डी ई सी। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि भाई ये हाफ तो समझ में आ रहा है, बेस हमारे पास सी ई भी समझ में आ रहा है, ये वाला बेस सी ई हो गया, और हाइट कितना हो गया हमारे पास डी क्यू। तो भाई डी क्यू जो होगी हमारे पास हाइट ये वाली होगी, क्यों होगी, देखो जब हम कोई ट्राइंगल बनाते हैं ना बच्चों इस तरीके से, जैसे सपोज करो ये ट्राइंगल इस तरीके से बन रहा है, तो इसकी हाइट हमारी इस तरीके से एक्सटेंड हो सकती है बाहर की तरफ। कभी तुम सोचोगे ये हाइट नहीं हो सकती, ये हाइट हो सकती है, ये ट्राइंगल्स का रूल होता है। तो हाइट जो है हमारी बाहर की तरफ भी रह सकती है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, डी क्यू लेंगे, ठीक है। तो ये हम इनको इक्वेशन एज्यूम कर लेंगे, दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी, फोर्थ इक्वेशन। तो अब इनको क्या करना है, डिवाइड करना है। सपोज करो आपने डिवाइड करा फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब क्या है कि भाई इसको और इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई और एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, क्योंकि मुझे तो रेशियो पे लाना है। तो एक का ट्राइंगल हमारे पास, एक का एरिया ये है हमारे पास यहाँ पे, दूसरे वाले का एरिया कितना है हमारे पास, बी डी इंटू ईपी। तो हाफ से हाफ रिड्यूस हो जाएगा, तो ईपी से ईपी रिड्यूस मेरे पास हो रहा है, तो मेरे पास कितना बचता है, ये एडी अपॉन में बीडी। बात सबको समझ में आई। ऐसे ही आप क्या करो, थर्ड को और फोर्थ को थर्ड को और फोर्थ को कर दीजिए डिवाइड, किसको, थर्ड को और फोर्थ को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा भाई, डिवाइड थर्ड एंड फोर्थ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी। तो इसमें हाफ इंटू ए आया था जब आपने लिखा हो कॉपी में, और हाफ इंटू सी ई इंटू डी क्यू। तो डी क्यू से ये कट जाएगा, तो ये कितना जाएगा हमारे पास, ए ई अपॉन में सी ई। तो ये और ये दोनों की दोनों इक्वेशन बन गई हमारे पास। एक नेक्स्ट इक्वेशन बन गई फोर, कौन सी बन गई है, 5, और ये वाली कितनी बन गई हमारे पास, 6। तो 5 और 6 को हम क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे, ठीक है ना, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो हमारे पास पहले वाली इक्वेशन में कितना आया था, ए डी अपॉन में बी डी, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन एंड सिक्स्थ इक्वेशन। तो ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू, ये कितना आया था, ए ई अपॉन में सी ई। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब इनको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कि भाई ए डी अपॉन में बी डी तो रहेगा, ए ई अपॉन में सी। क्या हमें एक बार चेक कर लेते, यही प्रूफ करना था, ए डी अपॉन में बी डी, भाई यही करना था ना, ए डी अपॉन में बी डी और ए ई अपॉन में ई सी। अगर कोई इधर उधर होता तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेंज कर सकते थे। ई सी सी ई लिख रहा है तो यहाँ पे ई सी भी लिख सकते हो एज पर द क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है। तो होपफुली ये क्वेश्चन बीपीटी थ्योरम भी आपकी समझ में आ गई होगी।
इसका जो बी पार्ट हमारे हमारे को दिया गया है इसी वाले क्वेश्चन का, इन द गिवन फिगर, इसमें बोला गया है इन द गिवन फिगर, एक सेकंड यहाँ से बता देता हूँ मैं तुम्हें। इन द गिवन फिगर एंगल सी ई एफ, ये वाला जो ये फिगर है आपके पास, सी ई एफ जो दे रखा है, सी ई एफ ये वाला जो एंगल है सी एफ ई के बराबर दे रखा है, ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं। एफ इज द मिड पॉइंट, एफ मिड पॉइंट दे रखा है किसका, डी सी का। तो प्रूव करना है हमारे पास ये डाटा ए बी अपॉन में बी डी, ए ई अपॉन में एफ डी। कैसे प्रूव करेंगे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट मी मेक दिस डायग्राम अगेन। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा आसान आपको हो जाएगा ये, थोड़ा सा समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है जब हम क्वेश्चन को करते हैं किसी इस तरीके के, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले बी पार्ट में आपको बता रहा हूँ बच्चों, है ना। इसका जो डायग्राम हमारे पास दे रखा है इस तरीके से आपको दे रखा है, क्लियर कट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये आपको यहाँ पे एक लेंथ दी ए डी, यहाँ पे ये कोई पॉइंट है एफ और ये पॉइंट है हमारे पास सी, और इस पॉइंट से हमने क्या करना है, एक लाइन सीधी की सीधी एक्सटेंड कर देनी है और इसको पॉइंट को यहाँ पे मिला देना है, ठीक है। ये बड़ा इजी वे में मैंने बना के दिखा दिया आपको। बच्चों देखो, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन की कंस्ट्रक्शन आपको करनी पड़ेगी। कौन सी, कि भाई जो डीजी है, डीजी को मैं पैरेलल बना लेता हूँ बीई के। अब डीजी भाई बीई तो आपको नजर आ रही है, डीजी और बीई को मैं एक दूसरे के क्या बना लेता हूँ, पैरेलल बना लेता हूँ। तो सपोज करो दिस इज डीजी, इसको मैंने डीजी माना, और बीई मेरे पास ये रहा, ये दोनों के दोनों क्या हो गई, लाइन पैरेलल हो गई। मैं इनको ग्रीन लाइन बना देता हूँ, जैसे ग्रीन सिग्नल मिलते हैं ना, तो ऐसे ही मैंने ग्रीन लाइन बना दिया, ये बन गई। क्लियर होती है नहीं होती बात। अब यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे मैं मेरे को बीपीटी आसानी रहेगी। देखो मेरे को कैसे पता लगेगा, जैसे ट्राइंगल ए बी ई देख रहे हो आप, ए बी ई दिख रहा है सभी को, ए बी ई, ये वाली लाइन जो है ना, ये वाला जो ट्राइंगल है ए बी ई देखना, इसमें आप बोल सकते हैं कि भैया ए बी अपॉन में बी डी, ए बी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में जी ई, ए ई अपॉन में जी ई। इसको हम बोलेंगे कि भाई ये तो बीपीडी से हो गया, ठीक है। और आप मुझे बताएंगे कि भाई जो सी एफ है वो तो डी एफ के या एफ डी के इक्वल होगा, क्योंकि जो एफ है, एफ जो है मेरे पास मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है या नहीं है, मिड पॉइंट किसका, डीसी का, ये मेरे को गिवन भी है, ठीक है। इसको मैंने ए इक्वेशन यहाँ पे मान लिया। ऐसे ही बच्चों में क्या करूंगा, ट्राइंगल सी डी जी लूंगा। कौन सा ट्राइंगल, सी डी जी। सी डी जी ट्राइंगल देखो मैं आपको दिखाता हूँ, सी डी और जी, दिस इज द ट्राइंगल वी हैव। अब इस ट्राइंगल में आप फिर से मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। कैसे, बड़ा आसान है भाई। डीएफ जो होगा, जो डीएफ है वो किसके अपॉन में हो जाएगा, सी एफ के, इज इक्वल टू जीई अपॉन में सीई, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 भी मान सकते हैं कि भाई दोनों का जो रेशियो है वो 1 के बराबर है। मिड पॉइंट थ्योरम से, कौन सा, मिड पॉइंट थ्योरम से। हमने यहाँ पे भी कौन सी थ्योरम लगाई, मिड पॉइंट थ्योरम लगाई। यहाँ पे हमने बीबीडी लगाई। तो मिड पॉइंट थ्योरम आपको सभी को पता है, 9th क्लास में आपने पढ़ी है, नहीं देखी हो तो यूट्यूब पे सर्च करके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ से थोड़ा सा रेशनलाइज कर देते हैं, मतलब मैं इसको हल्का सा सोल आउट करा देता हूँ। जैसे जो जीई होगा हमारे पास, जीई इज इक्वल टू सीई के इक्वल होगा या नहीं होगा, एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। देखो ये रहा जीई, और जीई मैंने बताया सीई के इक्वल होगा। जीई किसके इक्वल होगा, सीई के। भाई होगा नहीं होगा, जब ये इसका मिड पॉइंट है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। और आपको बोल रखा है कि भाई ये वाला एंगल और इस वाले एंगल, जैसे ये 1 है ये 2 है, एंगल 1 जो है 2 के इक्वल दे रखा है, एंगल 1 जो है 2 के इक्वल दे रखा है। तो आप लिख सकते हैं कि भाई जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। ये हमारे पास क्या है बच्चों, गिवन है। तो आप बोल सकते हैं कि जो सी एफ होगा वो सीई के इक्वल हो जाएगा, साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। ये आपने थ्योरम पढ़ी है, ठीक है। इसको आप मान लेंगे यहाँ पे, दिस इज द थर्ड इक्वेशन, ए बी ए और सेकंड और थर्ड इक्वेशन हमने मान ली। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि भाई फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड अगर मैं कंपेयर करूँ इसको और इसको, अगर ये सीई जीई के इक्वल है
तो सीई सी एफ के इक्वल है, तो आप बोल सकते हैं जीई इज इक्वल टू सी एफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कंपेयर कर लिया तो सी एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, जीई के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ से फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप फोर्थ इक्वेशन का कंपेयर फ्रॉम ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, देखो ये फर्स्ट वाले के साथ क्यों कर रहे हैं, ये भाई देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है, इसमें सी एफ एफ डी के इक्वल है, किसमें सी एफ एफ डी के इक्वल है, और फोर्थ इक्वेशन में सी एफ जी के इक्वल है। तो यहाँ से दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि भाई जीई जो होगा एफ डी के इक्वल इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारे पास डाटा पूरा का पूरा बन गया, तो हम बोल सकते हैं कि ए डी अपॉन में बी डी। अब ए डी अपॉन में बी डी जो है मेरे पास ये बन गया, ए बी अपॉन में बी डी। अब इसको आप आगे की तरफ प्रूफ करके लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन में बी डी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई अपॉन में जी ई के। ठीक है, और यहाँ से जब आप इसको करेंगे ए डी किसके इक्वल आया था, ए डी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, और बी डी का बी डी रहेगा, और ए ई अपॉन में जी ई किसके इक्वल है, एफ डी के इक्वल है। तो ये मैंने डाटा इनमें से सबका यूज कर लिया है कि ए डी अपॉन में बी डी जो था, ए डी को हम ए बी लिख सकते हैं, बी डी को हम बी डी बना सकते हैं, ए ई का मैंने ए ई रखा, और जी ई को हम एफ डी बना सकते हैं। यहाँ से आप इनकी जो मैंने इनकी मदद से इक्वेशन से इसको प्रूव कर दिया है। तो आपको इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में यही प्रूफ करके बताना था कि ए बी अपॉन में बी डी, ए बी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में एफ डी। तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है फाइनली। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। 34 क्वेश्चन में हमें बोला गया है वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इन अ क्यूबिडिकल पॉन्ड। इसका इतना लेंथ दे दिया, इतना वाइड दे दिया। इन व्हाट टाइम द वाटर लेवल ऑफ द पॉन्ड राइज बाय 21 सेंटीमीटर, कितने टाइम में जो वाटर का लेवल है वो 21 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, मतलब उसकी हाइट हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, ऐसे पूछ रहा है। तो व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द वाटर इफ द राइज इन वाटर लेवल इज टू बी अटेन्ड इन 1 आवर, कि अगर हमें उसकी जो 21 सेंटीमीटर जो हमें हाइट चाहिए वाटर की वो 1 आवर में आ जाए, कितना 1 आवर में आ जाए, तो हमें किस स्पीड से वाटर को भेजना पड़ेगा, मतलब किस स्पीड से जो वाटर है वो ट्रेवल करेगा, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बच्चों अगर मैं आपको बताऊं सबसे पहले छोटी सी बात, इसमें जो आपको लेंथ दे रखा है इस क्वेश्चन में, लेंथ आपको क्यूबोडिकल टैंक की एल जो दे रखा है वो 50 मीटर दे रखा है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं। और इसमें जो ब्रेथ दे रखा है वो हमारे पास 44 मीटर आपको दे रखा है। इसी तरीके से हाइट जो हमें चाहिए वो 21 सेंटीमीटर चाहिए। सबसे पहले मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो इसको मैंने अपॉन में 100 कर दिया और ये मीटर हो गया। अब आपके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट आ गई, तो आप मेरे को वॉल्यूम बता सकते हैं। वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ वाटर का, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पॉन्ड, पॉन्ड के अंदर कितना वॉल्यूम मतलब आ सकता है। तो क्यूबोडिकल है वो LBH होता है फॉर्मूला, तो 50 इंटू 44 इंटू 21 अपॉन में 100 हो जाएगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 462 मीटर क्यूब आएगा। जब आप इसको रिड्यूस करेंगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू। इन द सेम वे जो डायमीटर आपको दे रखा है क्वेश्चन में, डाया आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसका रेडियस जो होगा दैट विल बी 7 सेंटीमीटर, अपॉन में 2 कर देंगे, सेंटीमीटर में इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो इतने मीटर हो जाएगा। तो जो देखो डायमीटर जो होगा एक सर्कुलर पाइप का, ये रेडियस 7 है, तो इसका एरिया निकाल सकते हैं हम। एरिया कितना आएगा, एरिया जो होता है सर्कुलर जिससे पानी बाहर निकलेगा, तो दैट इज पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर है। तो पाई का जो वैल्यू होता है आप जानते हैं 22 अपॉन में 7 और 7 अपॉन में 100 इंटू 7 अपॉन में 100। यहाँ से जब मैं इनको सोल्व करता हूँ, इन सब की जो मल्टीप्लाई मेरे पास आती है 154, और इन सब के पास 154, 7 से मैंने 7 रिड्यूस कर दिया, 7 इंटू 22 154 आता है। इसके बाद में यहाँ पे इतने मीटर स्क्वायर मेरे पास एरिया आ जाएगा, जो वैल्यू मेरे पास बची, क्योंकि 2 जीरो इसकी 2 जीरो इसकी, आगे नहीं आ गया। तो वाटर जो है पाइप से, इन्होंने बताया जो वाटर है पाइप से वो 15 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चों थोड़ी सी बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो वाटर है, ऐसे लिखते हैं इसको रेट ऑफ वाटर। देखो एग्जाम में ना जैसे लिखना है, मैं उसी का वे आपको बता रहा हूँ। रेट ऑफ वाटर फ्लोइंग
फ्लोइंग कहाँ से कर रहा है भाई? वो थ्रू पाइप। पाइप से कितने की स्पीड से कर रहा है भाई? वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है। सिंपल सी बात आपको दे दी। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो मल्टीप्लाई बाई 1000 हो जाएगा, 1000 मीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, जब आप उसको चेंज कर देंगे तो हम बता सकते हैं 1 आवर का बता रहा था ना क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर हमें चाहिए। तो 1 आवर के लिए क्या करेंगे, जो ये आया मेरे पास 154, भाई इतना पानी तो उससे आना ही आना है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 15,000 से, जो ये हमारे पास आया। ऊपर एक जो वैल्यू हमारे पास आ रखी है ये 15,000, इससे हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जो 15,000 है मेरे पास, यहाँ से जो मैंने ये वाली वैल्यू निकाली, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना जाएगा हमारे पास, 15,000 मीटर पर आवर। ठीक है, तो इतने मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि देखो इस पानी से, इस फ्लो से वो दौड़ रहा है और 1 आवर में इतना पानी आता है, तो उसने इतने टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दी। तो हमसे टाइम पूछा गया कि कितनी देर में वो अपनी हाइट को अटेन कर लेगा। तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड जो होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड और वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर, फ्लोइंग इन 1 आवर यहाँ पे लिख देंगे। तो आप वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड मेरे पास कितना आता है, 462। वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड तो मेरे पास 462 आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फाइंड आउट भी करके दिखाया था आपको, 462। और वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर मेरे पास ये आ रहा है, तो आप यहाँ पे कितना लिखेंगे, 154 इंटू 15,000, और इसका जो ये वाला होगा ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, जो नीचे था वो एक्सट्रीम में ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, 3 जीरो से तो 3 जीरो रिड्यूस हो जाएगी, और इसको जो सोल्व करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ रही है दैट इज 2 आवर। ठीक है ना, 2 आवर लगेगी। तो 30 हम बोल सकते हैं कि 1 आवर में अगर उसको चलाना पड़ेगा पानी को, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसे करके आप लिख देना कि जो स्पीड ऑफ वाटर होगी, इफ राइज इन वाटर लेवल इन 1 आवर में इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर आप बोल सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में कितना जा रहा था वो, 1 आवर में आपके सामने 1 आवर में आपको जो स्पीड दे रखी ना, यहाँ पे 15 है तो 2 आवर में कितना हो जाएगा, 2 आवर में 30 हो जाएगा। भाई 1 आवर का 15 है तो 2 आवर में 30 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। हमें क्या कहते हैं, 35 में आपको बता देता हूँ। इसमें आपको मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा कितना दे दिया है, 50 दे दिया है, मीडियम आपको 50 दे दिया है, और पी एंड क्यू का आपको निकालना है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। अगर मैं बात करूँ इन सब का सम आपको 90 दे दिया गया है, तो मोड आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, मोड आपको बताना है। तो सीधी सीधी सी बात है, आप जब सब इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको सबसे पहले इसका एक टेबल प्लॉट करना पड़ेगा, जैसे कि जैसे इसमें आपको 20 to 30 दे रखा है, सबसे पहले 20 to 30, ऐसे ही 30 to 40 आप ऐसे फटाफट से बना लेंगे, 40 to 50, और देन 50 to 60, 60 to 70, इन द सेम वे 70 to 80 एंड 80 to 90। क्लियर होती है बात? अब यहाँ पे आप जब इसको प्लॉट करेंगे बच्चों, तो सीधी सीधी सी बात है, इसके सामने आपको P दे रखा है, इसके सामने आपको 15 दे रखा है, ठीक है, और इसके सामने आपको 25। मैं फटाफट से आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो 25 आपको यहाँ पे दिया, यहाँ पे आपको 20, ऐसे ऐसे आप फिल कर लेंगे, Q, 8 और 10। देन आपको इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी, CF हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे ये P है तो P का तो P लिखेंगे, और ऐसे ही इसमें 15 प्लस करेंगे तो P प्लस के 15 हो जाएगा, ऐसे ही इसमें नेक्स्ट प्लस करेंगे P प्लस के 40 हो जाएगा, ऐसे ही इसमें नेक्स्ट प्लस करेंगे P प्लस के 60 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको इसमें ये प्लस करना है, P प्लस 60 प्लस Q, तो यू विल गेट P प्लस Q प्लस के 60, तो P प्लस के Q प्लस के 68, इसमें ही प्लस करेंगे P प्लस Q प्लस के 78। तो इनका जो सम आपको गिवन है, ये क्वेश्चन में आपको 90 गिवन है, ठीक है, पर जब आप इनको एक्चुअल में प्लस करते हैं, एक्चुअल में जब आप प्लस करेंगे, मतलब P प्लस 15, इनको सबको आपको ना ऐड करना है, जो मैं बता रहा हूँ, ये जो मैंने सर्कल करे ग्रीन वाले, ये सारे के सारे आपको ऐड करने हैं। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास ना P
और क्यू, देखो ये तो अलग अलग रहेंगे p प्लस क्यू, पर जो बाकी के जो नंबर है इनको प्लस करके 78 आएगा, पर टोटल का सम 90 आपको दे रखा है, तो p प्लस के q 90 माइनस के 78, तो वी कैन से p प्लस q इज इक्वल टू 12 हमारे पास हो जाएगा। आ गई नहीं आ गई बात समझ में? तो 12 हमारे पास आ गया। तो हमारे पास जो मीडियन होता है, मीडियन का फॉर्मूला आपको पता है, L प्लस के n/2 माइनस के CF अपॉन में F मल्टीप्लाई बाई के H, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीडियन। और मीडियन हमें कितना दे रखा है इसमें, टोटल क्वेश्चन में 50 दे रखा है। जब आप क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे 50 आपको दे रखा है, मैंने सर्कल करके स्टार्टिंग में बताया था। तो आप यहाँ पे मीडियन की जगह तो बच्चों 50 रखने वाले। L 50 का मतलब, कहने का मतलब ये मीडियन जो है मेरे पास ये वाला मीडियन है, तो दिस इज द मीडियन क्लास, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास से जो पीछे वाली क्लास होती है इसको हम बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये जो रेड कलर की होती है ये होती है फ्रीक्वेंसी, और ये जो होता है दिस इज द मीडियन। और जो n/2 आता है हमारे पास दैट इज 90 अपॉन में 2, तो n/2 जो आएगा दैट इज 45। तो ये सब चीजें आप फटाफट से कर लेंगे। L मेरे पास कितना होने वाला है, लोअर लिमिट यानी 50 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको 50 लिखेंगे। n/2 मेरे पास कितना आया 45। CF मैंने आपको बताया प्रीसीडिंग क्लास को CF बोलते हैं, यानी p प्लस के 40 आ जाएगा बच्चों, p प्लस के 40। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितना है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 है, तो हम यहाँ पे 20 पुट करने वाले हैं। हाइट हमारे पास कितना है 10, 10 मतलब इनके बीच का सबका गैप 10 है, तो मीडियम क्लास का गैप कितना है 10 है, 50 to 60। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 50 से 50 रिड्यूस आएगा तो इधर तो 0 बचेगा, इससे इसको हटाएंगे तो 2 भी जाएगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो वी कैन से 45 माइनस के p प्लस के 40, तो माइनस का p इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का p। 45 जो होगा हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा मैं आपको आराम से सोल्व करके बता देता हूँ। यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 45 माइनस पी ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस के 40 हो जाएगा, मेरा कहने का मतलब ये था। तो 45 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 5, ये माइनस पी इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का पी, तो p जो आएगा मेरे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, p मेरे पास कितना है 5 आ गया, और आपको पता है p प्लस q कितना है 12 है। देखना p प्लस q आपके पास 12 है, p का वैल्यू आपके पास कितना है 5 आया, और q इज इक्वल टू 12, तो यू कैन इजीली फाइंड द q इज इक्वल टू 7। 12 में से 5 आपने माइनस कर दिया 7 आ जाएगा, तो p 5 आया और q 7। तो वी कैन से p जो आया हमारे पास बच्चों, p हमारे पास कितना है 5 आया, और q p यहाँ पे लिखना है, p जो आएगा 5 और q जो आया मेरे पास 7 आया। तो आप इस टेबल में अच्छे से यहाँ पे लिख लेंगे, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। p जो आएगा मेरे पास 5 और q मेरे पास कितना है 7। अब बच्चों मुझे ना क्या फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है। मैं आपको इधर ही फाइंड आउट करके बता दूँ। देखो जो मोड होता है ना हमारे पास, इसकी मैं हल्की सी, जो मोड होगा हमारे पास, मोड का जो फॉर्मूला होता है L प्लस के F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। अब हमें ये L और F1 ये क्या क्या होते हैं ये हमें पहचानने हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं हमारे पास जो इसका मोड होगा, जो इसमें हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास ये दिख रही है सभी को 25 वाली। ठीक है, इसका 25 सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना होता है F1, इसके पीछे वाला कितना होता है F0, इसके आगे वाला कितना होता है F2। ठीक है ना, सक्सेडिंग, और ये होता है प्रीसीडिंग, और ये होता है सक्सेडिंग आगे वाली जो बोलते हैं। तो अब हमें सारी की सारी वैल्यू मिल गई, तो L लोअर लिमिट हमारे पास कितना है, अगर मैं बताऊं L तो हो जाएगा 40। ठीक है, हाइट इसमें 40 to 50 10 दे रखा है। F1 हमारे पास कितना है 25, F0 कितना है 15, और बच्चों F2 मेरे पास कितना है 20। ये सारा का सारा डाटा मेरे पास रेडी है, उठाकर आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। L की जगह पे 40, F1 की जगह कितना 25 माइनस के 15 अपॉन में 2 इंटू 25 माइनस के 15 इंटू 20 मल्टीप्लाई बाई के 10। ठीक है, यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो यू विल गेट 40 प्लस के 10 तो ऊपर ही आएगा, ये 50 माइनस के 15, 50 माइनस माइनस प्लस 50 माइनस के 35, तो यू विल गेट 15, और 10 ये हो गया था 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे 40
40 प्लस के 6.67, तो यू कैन से 46.67 जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। तो यहाँ से हमारा जो सेक्शन बी है वो भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार आपको रिपीट करना है। इसी तरीके से आप इस यहीं से हम अपने इस सेशन को ओवर करते हैं, फिर हम इसके नेक्स्ट सेक्शन पे चलेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो हमारे पुराने वीडियोस भी इसी क्वेश्चन पेपर के देख सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसका जो है सेक्शन ई जल्द ही आपके लिए लेकर आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।